वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 26 जनवरी 2022 और 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और इस 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। ये राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व को हम लोग अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना इस वर्ष ये 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज है 26 जनवरी 2022 और 26 जनवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सीरीज हालांकि बंद हो चुका था, आप लोगों ने बहुत कमेंट किया, बहुत मैसेज किया, उसके बाद इसे पुनः स्टार्ट किया गया है। हालांकि इसका पीडीएफ फाइल या फिर कह सकते हैं स्टडी मटेरियल जो होता है वो आपको रेगुलर प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम और साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू। लेकिन यहाँ पर यह पुनः स्टार्ट कर दिया गया 26 जनवरी 2022 से। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बता दूं, जो पिछले वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था कि हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है या फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस प्रश्न बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी नंबर, यानी कि भागलपुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत से 100 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में चुना गया है और इसका कह सकते हैं विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग जो अभी हाल ही में जारी की गई थी इसमें भागलपुर को पूरे 100 में से 42वां स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बिहार के दृष्टिकोण से तो बिहार के दृष्टिकोण से भागलपुर को कह सकते हैं बिहार में प्रथम स्थान मिला है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे इंडिया के तो पूरे इंडिया में 100 स्मार्ट शहरों की सूची में भागलपुर को जो स्थान मिला है ये मिला है 42वां। आपको ध्यान रखना है भागलपुर का स्थान है 42वां। वहीं पे मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर का स्थान है 55वां। ये भी ध्यान रखिए, ये भी जानकारी मैंने आपको दिया था। और साथ साथ अगला हमारा है पटना, तो पटना को मिला था 80वां स्थान, आपको ये भी ध्यान रखना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बिहार शरीफ, जो कि बिहार शरीफ को 61वां स्थान मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना, बिहार से कुल मिला के 4 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्रश्न के आधार पर ये होगा भागलपुर। एक चीज़ यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए, बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी परीक्षाओं के लिए जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक के बिहार के सारे स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। और यहाँ पर लगभग आपको कह सकते हैं लगभग 1050 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेगा। सारे प्रश्नों का यहाँ पर समग्र विश्लेषण भी किया गया है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब चलते हैं हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये स्पेशल बिहार करंट अफेयर्स के तहत बिहार से संबंधित लोगों को 2021-22 में जो सम्मान मिला है उनसे रिगार्डिंग एक वीडियो चैनल पे अपलोड हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया था। आप लोग इसको जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को यहाँ पर हमने अंग्रेजी में भी लिख दिया। जिन लोगों को अंग्रेजी में समझने में आसानी होती है यहाँ पर इसको देख के समझ सकते हैं। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर क्वेश्चन को अंग्रेजी में भी लिखिए, तो इस आधार पर हमने यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिख दिया है। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर है विकास मिश्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में मोतिहारी के किसान विकास मिश्रा को मशरूम की उत्कृष्ट उत्पादन के लिए 26 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, यहाँ पे कर नहीं बल्कि के होना चाहिए, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अभिनव किसान पुरस्कार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये मोतिहारी के रहने वाले हैं। और यहाँ पे हमने इनसे संबंधित कुछ और भी पॉइंट को लिखा। यह सम्मान उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। ये 26 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया। ये आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में विकास मिश्रा की यह चौथी उपलब्धि है, यानी कि इनसे पहले 3 उपलब्धि ये अपने नाम कर चुके हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। अब यहाँ पे बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। ये प्रश्न मैं आपको पुनः यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि जीरादेई ग्राम को ही महात्मा गांधी ने अपने शब्द में तीर्थ स्थल कह करके संबोधित किया था। ये बीपीएससी के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सरस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सरस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है।
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीरा सिंह। हालांकि कुछ और लोगों को भी यहाँ पर इस सम्मान से सम्मानित किया गया, लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा गया है बक्सर की किस शिक्षिका को। इसका राइट आंसर होगा मीरा सिंह। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि साहित्यकार सह शिक्षिका मीरा सिंह को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर द्वारा प्रदत्त है या फिर प्रदान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए बक्सर की चर्चा हुई तो बिहार के दृष्टिकोण से एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने उसे लिख दिया है कि बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है। बिहार में अगर बात करें गंगा नदी की तो बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में, और पूर्णिया प्रमंडल के कटिहार जिले में बिहार की सीमा को छोड़ देती है। आपको ध्यान रखना गंगा नदी बक्सर से प्रवेश करती है बिहार में और कटिहार में बिहार की सीमा को छोड़ती है। आपको ध्यान रखना कि पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं और ये जिले कौन कौन से हैं, यह है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। आपको ध्यान रखना कटिहार पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्णिया प्रमंडल के जिलों को याद रखने का ट्रिक मैंने आपको बताया था अकीपुक, यानी कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये ट्रिक मैंने आपको कई बार बताया है। चलते यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 26 जनवरी के अवसर पर अभी हाल ही में हमारी टीम के द्वारा एक ऑफर लाया गया है। ये ऑफर आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर देखने को मिलेगा। जो ऑनलाइन कोर्स वहाँ पर है, ऑनलाइन टेस्ट है, वो तमाम चीज़ों में आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर हमारे तमाम मटेरियल को केवल और केवल 299 रुपये में 1 वर्ष के लिए प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑफर बार बार नहीं आएगा। ये ऑफर 26 से 27 जनवरी 2022 तक के लिए वैध है। आप इस दौरान यहाँ पर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स के तहत आप यहाँ पर 67वीं बीपीएससी और साथ 68वीं बीपीएससी और साथ ही बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है वे सभी परीक्षाओं के लिए मटेरियल यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत कम कीमत पे आपके लिए उपलब्ध है, तो जल्दी से आप लोग इसका फायदा उठाइए। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुजफ्फरपुर जिले के डीएम। आपको इस प्रश्न के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की घोषणा के अनुसार मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार और कैमूर के डीएम नवदीप शुक्ला का चयन राज्य के सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन पदाधिकारी या फिर डीईओ के रूप में किया गया है। आपको ध्यान रखना है 2 डीएम का चयन इस मतलब कर सकते हैं अवार्ड के लिए किया गया, बेस्ट डीईओ के रूप में चुना गया है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार और कैमूर के डीएम नवदीप शुक्ला को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि 25 जनवरी को 12वें मतदाता दिवस के अवसर पर या फिर 25 जनवरी को 12वें मतदाता दिवस पर पटना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पुरस्कृत किया गया इन दोनों को। यहाँ पर हमने मतदाता दिवस की चर्चा की है तो कुछ पॉइंट हमने मतदाता दिवस से भी लिख दिया क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था और इसे चुनाव या फिर निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। और चुनाव आयोग की बात आई है तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखिए। तमाम जो पॉइंट है आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगर नोट नहीं कर सकते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर इसका पीडीएफ फाइल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। चलते अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अभी हाल ही में कहां पर पहला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू कश्मीर में ये कह सकते हैं पहला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। आपको बता दूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 जनवरी 2022 को वर्चुअली जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक को लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना यह वर्चुअल माध्यम में लॉन्च किया गया 22 जनवरी 2022 को। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपनी तरह का पहला सूचकांक है, यानी कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का कह सकते हैं पहला सूचकांक जारी हुआ, पहली बार से सूचकांक जारी हुआ है। हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि इस सूचकांक को जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया गया और इस जिला सूचकांक में जम्मू कश्मीर का जम्मू जिला प्रथम स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर डोडा तथा तीसरे स्थान पर सांबा जिला रहा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। यह प्रश्न के हाल ही में आई अंकटौट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2021 में एफडीआई प्रवाह कितने प्रतिशत घटा है या फिर कितने प्रतिशत की कमी आई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इसमें 26% की कमी आई है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि साल 2021 में देश में विदेशी निवेश में भारी कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र की कारोबार संबंधी संस्था ने या फिर अंकटॉट ने अपने रिपोर्ट में कहा कि बीते साल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई 26% कम रहा है। ये आपको ध्यान देना, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट और भी है, कुछ आंकड़े और भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि भारत में 2020 में एफडीआई 27% बढ़कर 64 अरब डॉलर रहा, जो कि 2019 में 51 अरब डॉलर था। ये भी ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, तो आपको ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की जो स्थापना हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के बारे में यहाँ पर हमने डिटेल में कुछ चीज़ों को लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसका जो मुख्यालय ये मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क अमेरिका में है और वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 193। आधिकारिक भाषाओं की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी और चीनी इसकी कह सकते हैं आधिकारिक भाषाएं हैं। और वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरस। और ये कहाँ के रहने वाले, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला यहाँ पे हमारा होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य में 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? किस राज्य में 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा में ये अभी हाल ही में 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं, कोक बोरोक दिवस भारतीय राज्य त्रिपुरा में कोक बोरोक भाषा का विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार है, यानी कि भाषा से संबंधित एक त्योहार है और यह हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना यह भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि कोक बोरोक भाषा त्रिपुरा में एक आधिकारिक भाषा है और इस दिन को 1979 में आधिकारिक भाषा के रूप में इसकी प्रारंभिक मान्यता के उपलक्ष्य में चुना गया है। इसी आधार पर प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को ये कह सकते हैं कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष इसका 44वां संस्करण था। अब यहाँ पे बात है त्रिपुरा की, तो आपको ध्यान रखना त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कभी कभार एग्जाम में देखने को मिलता है कि राज्य राजधानी से भी प्रश्न बनते हैं। तो भारत में जितने भी राज्य हैं या फिर कह सकते हैं जो भी देश हैं विश्व में, सभी को मतलब याद रखें, यहाँ से प्रश्न बनने की आपकी संभावना होती है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो समझिए कि एक नंबर आपके हाथ में है। अगला होगा यहाँ पे हमारा सातवां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुष्मिता सेन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को उनकी वेब सीरीज आर्या 2 के लिए या फिर आर्या 2 के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, सुष्मिता सेन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमने यहाँ पे आगे लिखा, यह पुरस्कार डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इन्हीं के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा आठवां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने जेर्री हैमलेट को अपना पहला दूध गांव घोषित किया है? बहुत चर्चे में भी रहा है और यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले के जर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया, यानी कि जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है अभी हाल ही में। आपको ध्यान रखना जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट को हमने डिटेल में लिखा है कि साथ ही दुग्ध विकास योजना के तहत जर्री गांव के लिए 57 अतिरिक्त डेयरी फार्म को मंजूरी भी दे दी गई है। जर्री की अगर हम बात करें तो जर्री में फिलहाल कुल मिलाकर के 73 डेयरी फार्म मौजूद है। और एक पॉइंट यहाँ पर यह भी ध्यान रखें, मिल्क विलेज का दर्जा मिलने से स्थानीय डेयरी संचालकों को वित्तीय सुरक्षा हासिल हो गई, यानी कह सकते हैं इस क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास होगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी मतलब इस कार्य में जुड़े हुए हैं उनको कह सकते हैं वित्तीय सुरक्षा हासिल हो गई। अगला होगा यहाँ पर हमारा नवा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा का अनावरण किए जाने की घोषणा की गई? यह घोषणा भी हाल ही में किया गया है और जल्द ही इसका अनावरण भी किया जाएगा। इसका राइट आंसर है हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में डिटेल में बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में 11वीं शताब्दी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपको ध्यान रखना है 5 फरवरी 2022 को इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस प्रतिमा के बारे में हमने कुछ पॉइंट को और भी लिखा है, यह बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस मूर्ति को स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है, जो कि शहर के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है और यह मूर्ति पंच लोहा से बनी है, जिसमें कि सोना, चांदी,
तांबा, पीतल और जस्ते जैसे 5 धातुओं का संयोजन है। आपको ध्यान रखना है जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू है, जिसे कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हैदराबाद में जो भी हाल ही में संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। इस प्रतिमा को या फिर इस स्टेच्यू को स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये 216 फीट ऊंची प्रतिमा होगी और इनसे संबंधित जो भी जानकारी मेरे पास होगी और भी मैं यहाँ पर आपको रेगुलर बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था गुजरात में और वे 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और वे वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी चुने गए हैं और वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री की, तो एज ए प्रधानमंत्री अगर हम देखें तो स्वतंत्र भारत में जन्मे ये प्रथम व्यक्ति हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले अगर हम बात करें ये प्रधानमंत्री पद पे आसीन होने से पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सदस्य हैं। ये ध्यान रखिए। और इनकी कुछ उपलब्धियां हैं जो कि यहाँ पर हमने इस स्लाइड में ऐड किया जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ प्रमुख उपलब्धियां जो कि विभिन्न देश और साथ साथ कह सकते हैं कुछ संस्था द्वारा ये प्रदान किया गया। यहाँ पर मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि सऊदी अरब के द्वारा जो अवार्ड से सम्मानित किया गया, इस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। ये 2016 में इस अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। अफगानिस्तान के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान से 2016 में सम्मानित किया गया। फिलिस्तीन के द्वारा ग्रैंड कॉलर पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया। रूस के द्वारा सेंट एंड्रयू पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया। मालदीव के द्वारा रूल ऑफ निशान इजुद्दीन पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया। दक्षिण कोरिया के द्वारा सियोल शांति पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से 2018 में सम्मानित किया गया। और इसके अलावा अमेरिका द्वारा फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से 2019 में सम्मानित किया गया। और बहरीन के द्वारा द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड से 2019 में सम्मानित किया गया। ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर आपको इसी प्रकार से याद रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। चलते यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की है? सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की है, किस राज्य के? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने ये कह सकते हैं पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की है। और यहाँ पे बात है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड हमने यहाँ पे 3 पॉइंट को ऐड किया, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई थी। नदियों के सम्मान में नदी उत्सव गुजरात में शुरू किया गया और सुजलाम सुफलाम अभियान गुजरात में शुरू किया गया था। ये तीनों के तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। अब हमारा अगला है 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में हरिपाल सिंह आहलूवालिया का निधन हुआ है, वो कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा पर्वतारोही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि प्रसिद्ध पेशेवर पर्वतारोही मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया का हाल ही में निधन हो गया। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ डिटेल जानकारी को लिखा है कि मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया को 1965 में अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से, 2002 में पद्म भूषण, 2009 में आजीवन उपलब्धि के लिए तेंजिंग नेरगो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पद्मश्री और पद्म भूषण की बात हुई है तो भारत में कह सकते हैं भारतीय नागरिकों को 4 प्रकार के सम्मान प्रदान किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, जिनमें कि पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, चौथा है पद्मश्री। आपको ध्यान रखना है पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जबकि पद्मश्री की अगर बात किया जाए तो यह चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये सारे सम्मान से मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया को सम्मानित किया गया है। एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपनी आत्मकथा हायर देन एवरेस्ट पुस्तक सहित कुल 13 पुस्तकें लिखी, यानी कि इनकी जो आत्मकथा है ये इसका नाम है हायर देन एवरेस्ट। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना इन्होंने कुल 13 पुस्तकें लिखी अपनी जीवन काल में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा यहाँ पर 12वां प्रश्न। यह प्रश्न किस राज्य सरकार ने हाल ही में छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? यह समझौता अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये समझौता किया गया। आपको बता दूं कि उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य के छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है और इस समझौता के तहत छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाने के लिए जलवायु सलाह तैयार की जाएगी। आपको यहां से ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा सरकार। अब चलते हैं हम आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रिसेंटली विच यंग एक्टर वाज सिलेक्टेड फॉर जूनियर फेलोशिप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखें, जो लोग बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। अभी एक ऑफर चल रहा है तो इसका भी आप लोग भरपूर लाभ उठाइए और इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।